हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनमें कितनी पोस्टें हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने पेपर होंगे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम एमपी सेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसका एग्ज़ाम कब तक है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब है, उसके बारे में ये सारी चीज़ें अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमपी सेट के बारे में देखते हैं। जो मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो नेट के लेवल का एग्ज़ाम होता है पर्टिकुलर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी राजस्थान में राजस्थान सेट का एग्ज़ाम होता है, वैसे के वैसे एमपी में भी एमपी सेट का एग्ज़ाम होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले ये बता दें कि इस एग्ज़ाम को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, हम मेन डिस्कस असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में करेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो उन लोगों के लिए जो अभी एमपी सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है कि उनका एग्ज़ाम 4 जून को होगा। 4 जून को एमपी सेट का एग्ज़ाम होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है आपकी 31 जुलाई 2023। ठीक है, और ये भी एग्ज़ाम 2023 में है, 4 जून को। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को डिले करना एक कारण ये भी था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, कि जो एमपी सेट का एग्ज़ाम होगा उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको भी इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करवाना है। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि जिन कैंडिडेट्स का नेट क्वालिफाई हो रखा है, नेट या जेआरएफ, ठीक है, या इन दोनों में से कोई भी नेट हो या नेट जेआरएफ हो, वो कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी लास्ट डेट बताई है कि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के एप्लीकेशन की। और साथ में जिन कैंडिडेट का भी एमपी सेट में एमपी सेट का एग्ज़ाम तो होगा ही, ठीक है, उसके अलावा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनके लिए एक मौका और है कि आपको जो जून साइकिल का एग्ज़ाम है, ठीक है, नेट जेआरएफ का, नेट जेआरएफ का जून साइकिल का एग्ज़ाम है, उसकी डेट अभी यूजीसी नेट ने बताई है ऑफिशियली। उसकी डेट है वो 13 जून से 21 जून के आसपास है। ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन ये जून में एग्ज़ाम होगा, कंफर्म है। तो आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी यूजीसी का कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। अभी यूजीसी फॉरम विंडो ओपन करेगी, फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में जून में एग्ज़ाम होगा। और आपके 31 जुलाई से पहले पहले यूजीसी नेट का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में अभी एक मौका और है। और ऐसा भी है कि अभी जो एमपी सेट का एग्ज़ाम होने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट एमपी, जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसने रिजर्व कर रखी है अक्टूबर नवंबर के आसपास में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर के आसपास उन्होंने बोला है, लेकिन अभी ऑफिशियली उनकी डेट आई नहीं है कि किस डेट को एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास में यदि बाय द वे आपका जून में नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है अदर स्टेट कैंडिडेट का, तो आप कहने का मतलब दिसंबर साइकिल का भी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कहने का मतलब इंटरव्यू से पहले आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो भी कैंडिडेट राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, अभी राजस्थान में चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, तो आप मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि सिलेबस को अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर में जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, और सेकंड पेपर के जियोग्राफी सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो कितना सिमिलर सिलेबस है उसको हम डिटेल से देखेंगे अभी। ठीक है, तो इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम करवा रहा है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 1669 पोस्ट है टोटल। ठीक है, वैकेंसी 1669 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म की, ठीक है, लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। ठीक है, और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम मोड होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, मतलब ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो ये आपका एग्ज़ाम मोड होगा।
और उसके बाद में आपकी अभी जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एग्ज़ाम डेट बताई है लमसम, ठीक है, एग्ज़ाम डेट वो आपकी सितंबर या अक्टूबर मंथ इनको टारगेट करके चल रहे हैं। सितंबर या अक्टूबर में जो भी कंफर्म डेट होगी वो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोबारा बताएंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। इसके साथ में आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, ठीक है। एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग 40 साल होने चाहिए, ठीक है। मतलब 21 से 40 तक। और 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है जो मध्य प्रदेश डोमेस पर्सन है उनको दे रखा है, जो SC ST कैटेगरी है, OBC है, फीमेल है, ठीक है। तो इनको अलग से उन नोटिफिकेशन में इसकी एज क्राइटेरिया वापस 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम सेंटर और जो भी ठीक है एडमिट कार्ड से रिलेटेड है कि जब आप यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो आपने जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चूज कर लिया होगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर चूज कीजिए। आपको शायद 2 ऑप्शन या 4 ऑप्शन देंगे एग्ज़ाम के सेंटर के लिए, तो आप उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपके नज़दीक सेंटर पड़ता है उसको आप चूज कीजिए, ठीक है। और एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम डेट से जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले, ठीक है। एडमिट कार्ड 10 डे बिफोर, ठीक है, ऑफ एग्ज़ाम डेट, ठीक है। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी में आपके जो 55% होना चाहिए PG में, पोस्ट ग्रेजुएट की आपकी डिग्री है उसमें 55% होना चाहिए विथ नेट, ठीक है। या जो MP के स्टूडेंट हैं उनके लिए सेट का एग्ज़ाम, ठीक है, जो सेट की डिग्री है वो होनी चाहिए। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या आपके पास में सेट है तो अच्छी बात है, और सेट नहीं है MP स्टूडेंट के पास में तो आप नेट से क्वालिफाई, नेट को एज ए क्वालिफाई एलिजिबिलिटी के रूप में दर्शा सकते हैं। और जो अदर स्टूडेंट है उनको केवल और केवल नेट की डिग्री चाहिएगी। अदर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यूपी, राजस्थान, हरियाणा वाला कोई स्टूडेंट यदि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अटेम्प्ट करना चाहता है वहाँ पे उनको सेट नहीं चलेगा, वहाँ पे उनके पास केवल नेट होना चाहिए, नेट और पोस्ट ग्रेजुएट में 55%, ठीक है। और साथ में जो MP के डोमेल पर्सन है उनको PG में परसेंटेज में कुछ छूट दी हुई है, वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि कितना परसेंट है, ज़्यादा नहीं है, 5% के आसपास होगी, ठीक है। तो इसके बाद में हम जो परीक्षा का आयोजन है, पेपर का पैटर्न है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अंक योजना क्या है, प्रश्न पत्र, परीक्षा, प्रश्नों की संख्या, पूर्णांक और अवधि, ये 4 चीजें 5 चीजें देखेंगे कि MP का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपके पास में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ठीक है। मध्य प्रदेश से संबंधित आपके पास में प्रथम प्रश्न पत्र आएगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे उस पेपर में। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, और टोटल पूर्णांक हो गए वो 200 के होंगे। और जो टाइम पीरियड है एग्जाम का वो 1 घंटे का रहेगा। और सेकंड पेपर है वो डोमेन सब्जेक्ट से होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने सेट या नेट क्वालिफाई किया है उस सब्जेक्ट में आपको सेकंड पेपर दिया जाएगा, और उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन जैसा कि 4 नंबर का है तो आपके टोटल सेकंड पेपर 600 नंबर का हो जाएगा, और इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो जो टोटल परीक्षा का पैटर्न है उसमें जो पेपर है उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे और 800 नंबर का होगा, मतलब 800 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आपको टोटल 800 नंबर के होंगे। और जो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, वो 100 नंबर का होगा। तो जो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो रही है वो टोटल कुल अंक कितने हैं, कहने को 900 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें 2 पेपर होंगे और उनके अलग अलग क्वेश्चन संख्या होगी, अलग अलग पूर्णांक होंगे। जैसे फर्स्ट प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन 200 नंबर के, सेकंड प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन 600 नंबर के, ठीक है। टाइम पीरियड होगा फर्स्ट पेपर का 1 घंटा और सेकंड पेपर का 3 घंटे, ठीक है।
अब प्रश्न पत्र योजना के संबंध में है कि परीक्षा का आयोजन 2 सत्र में होगा। ठीक है, कहने का मतलब फर्स्ट सेशन में आपके पहला पेपर होगा, और सेकंड सेशन में आपके पास दूसरा पेपर आएगा, ठीक है, सेकंड पेपर आएगा जो आपका संबंधित सब्जेक्ट होगा उससे संबंधित। ठीक है, और यहाँ पे ये दे रखी चीजें डिस्कस कर ली है कि जो पहला पेपर होगा उसकी विषय वस्तु क्या होगी, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत नॉलेज, प्रसाद 50% होंगे। सेकंड पेपर विषय संबंधित होगा, 150%, 200। पहला पेपर 200 अंक का होगा और दूसरा पेपर 600 अंक का होगा। ठीक है, नहीं 600 अंक का होगा। ठीक है, तो ये टोटल कुल मिला के प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, और दोनों प्रश्नों का प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 800 अंक का होगा। ठीक है, और एमसीक्यूज होगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और प्रश्न पत्र जो फर्स्ट पेपर है वो 1 घंटे का होगा, और सेकंड पेपर 3 घंटे का होगा। ठीक है, और उसके बाद में ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, 40% अंक मतलब पहले पेपर में आपको कितने अंक लाने पड़ेंगे, 200 में से 80 अंक लाने जरूरी है। ठीक है, और सेकंड पेपर में 180 अंक। ठीक है, नहीं 240 अंक, सॉरी 240 अंक। फर्स्ट पेपर में तो आपको 80 अंक लाने पड़ेंगे। ठीक है, और सेकंड पेपर में चूंकि 600 नंबर का पेपर है, तो 600 का 40% कितना हो जाएगा, 240। तो 600 में से 240 नंबर आपके आना जरूरी है। तो कहने का मतलब अलग अलग ऐसा नहीं है कि आप 800 में से 40% लेके आ जाओगे और आपका पेपर पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि आपके फर्स्ट पेपर में 79 नंबर बन रहे हैं और सेकंड पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स का मतलब है कि आप 500 प्लस प्लस नंबर लेके आ रहे हैं सेकंड पेपर में, और फर्स्ट पेपर में आपके 79 नंबर ही आ रहे हैं, तो आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और चूंकि फर्स्ट पेपर में आपके 200 में से 160 या 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और यदि आपके सेकंड पेपर में 239 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, प्रत्येक प्रश्न पत्र का 40% नंबर आना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ छूट दे रखी है कि मध्य प्रदेश के अधिसूचित शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन, ठीक है, उनको परीक्षा में 10-10% अंकों की छूट दी जाएगी, और उक्त श्रेणी के आवेदकों में को परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक पृथक न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज को छूट है, जो अच्छी बात है कि उनको मतलब कम नंबर पे भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र को छोड़कर समस्त पत्र जो एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, बाइलिंगुअल होगा। जिनकी अलग डोमेन लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल मराठी है, ठीक है, तो मराठी मराठी में होगा, मराठी लैंग्वेज में होगा। ठीक है, और परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रश्न हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा के प्रवाधिक सफल अभ्यर्थियों को वार्ता के संबंधित अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो सूक्ष्म जांच के अर्हक पाए गए। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 100 अंकों का होगा, और कोई न्यूनतम मिनिमम मार्किंग निर्धारित नहीं है इंटरव्यू में। ठीक है, और उसके बाद में आपकी एग्जाम से चयन प्रक्रिया से संबंधित है कि ओएमआर बेस्ट होगा। ठीक है, 7 दिन के भीतर आपके आपत्तियां प्राप्त कर ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा के रिगार्डिंग, और उसके बाद में द्विभाषी प्रश्न पत्र लागू होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र के अनुवाद की भाषा भिन्नता में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है वापस, क्योंकि जो अदर एग्जाम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम करवाती है उनमें इंग्लिश को मान्यता देती है, लेकिन मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा को मान्यता देगी। इंग्लिश में जो भी एरर आएगा वो हिंदी में फाइनल होगा कि हिंदी में इसका क्या करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट बिंदु कौन सा है, ठीक है, नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट बिंदु नहीं है, आपका सिलेबस आ गया। इससे पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि वैकेंसी जैसे कि हमने देखा था 1669, ठीक है, वैकेंसी है, टोटल पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, तो मैक्सिमम पोस्ट कौन कौन से सब्जेक्ट में है, जैसे आपके केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में 1 पोस्ट है। ठीक है, जोलॉजी में आपकी 115 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट हैं। उसके बाद में उर्दू में 19 है, वेदा में 1 है, स्टेटिस्टिक में 5 है, संस्कृत लिटरेचर में 1 है, सोशियोलॉजी में आपके 80 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 118 पोस्ट है। ठीक है, और साइकोलॉजी में आपके 18 है, फिर जर्मन संस्कृत ग्रामर में 1 है, संस्कृत प्रचय में 2 है, फिजिक्स में 115 अच्छी पोस्ट हैं। ठीक है, संस्कृत में 17 है,
म्यूजिक में आर्ट है। तो इस प्रकार से आपकी हाईएस्ट पोस्ट वापस मैथमेटिक्स में 124 पोस्ट हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हिस्ट्री में आपके 77 है, हिंदी में 116 पोस्ट है, ठीक है। और जियोग्राफी में आपके पास 23 पोस्ट हैं। और उसके बाद में इंग्लिश में 200 पोस्ट हैं। और इकोनॉमिक्स में 104 पोस्ट हैं, ठीक है। ऐसे करके जो मेजर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में 160 पोस्ट हैं। और बॉटनी में 126 पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, ठीक है। जैसे जूलॉजी में 115 थी, वापस इसमें 115 है, ठीक है। 100 प्लस पोस्ट हैं सभी साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। तो फिर आर्ट जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनमें कम है, और सबसे कम लैंग्वेज लिटरेचर इस टाइप के सब्जेक्ट में है, ठीक है। तो ये आपके पास पोस्ट हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसके सिलेबस को देखते हैं एक बार, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के उसमें है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ठीक है। इसमें पहला है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में पढ़ना है आपको, कि प्रमुख राजवंश कौन से हैं, प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी है इतिहास की, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या है, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर क्या है, जनजातियाँ और बोलियाँ, ठीक है, ये प्रमुखतियाँ और लोकगीत लोक कलाएँ, साहित्य क्या है, उनकी रचनाएं क्या है, साहित्यकार कौन है और उनकी रचनाएं क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख टूरिज्म पैलेस कौन से हैं, प्रमुख व्यक्तित्व कौन से हैं। फिर भूगोल के संबंध में कि मध्य प्रदेश के वन पर्वत और नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु क्लाइमेट के बारे में, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक खनिज संसाधन, और उसके बाद में ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत, और उसके बाद में सिंचाई या विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और जिनका भूगोल डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री में जिनका हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट है उनके लिए ये पोर्शन कॉमन है, जिसके लिए भूगोल सब्जेक्ट है उसके लिए ये पोर्शन कॉमन है, और जिसके लिए पॉलिटी है उसके लिए ये पोर्शन कॉमन है। तो जियोग्राफी वालों के लिए ये इतना फायदा है कि सेकंड पेपर में भी आपके मध्य प्रदेश की जियोग्राफी आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सेकंड पेपर में अभी रिपीट होगी, देखते हैं। पॉलिटी में राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, पॉपुलेशन, आर्थिक विकास, उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, ये सारी चीज़ें। और करंट से संबंधित है समसामयिक घटनाएं, देश प्रदेश, खेल प्रतियोगी, ठीक है, खेल संस्थाएं, ठीक है, जन कल्याणकारी योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व स्थान। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, साइट और ई कॉमर्स, ठीक है। ये वापस इंग्लिश में दे रखा है। और उसके बाद में जियोग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी से संबंधित सिलेबस है, जिसमें यूनिट फर्स्ट है ज्योग्राफिकल थॉट से बारे में, ज्योग्राफिकल थॉट है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट एंशिएंट पीरियड, ठीक है। उसके बाद में जर्मन फ्रेंच स्कूल कंट्रीब्यूशन क्या है, ब्रिटिश और अमेरिकन स्कूल का क्या है, ड्वेलिज्म फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, सिस्टमैटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, पैराडाइम शिफ्ट, पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, पॉजिटिविज्म, बिहेवियरलिज्म, आइडियलिज्म, ह्यूमनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, मौलिक संकुलनाएं हैं, ठीक है, अंतर्जात बहिर्जात, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक, वेदरिंग, इरोजन, ठीक है, डेनुडेशन प्रोसेस के बारे में, जियोसिंक्लाइन, वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, मॉर्गन, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल, फिलिमोरिस डेविस एंड वाल्टर पैंक का, लैंड फॉर्म एसोसिएटेड विद फ्लूवियल ग्लेशियल एरिड कोस्टल एंड कार्स्ट साइकिल, ठीक है, ये जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी के बारे में कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर का पूछा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, जनरल सर्कुलेशन, एल नीनो, ला नीनो, सदर्न ऑस्किलेशन, एयर मासेज फ्रॉम ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, कोपेन थॉर्नवेट का, ठीक है, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल हैजर्ड, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म, हीट कोस्ट, कोल्ड वेव, फ्लड एंड ड्रॉट के बारे में, ठीक है, ये जलवायु विज्ञान के बारे में। नेक्स्ट है ओशियनोग्राफी, ठीक है। तो सागरीय नितल, उच्चावच, हिंद महासागर, प्रशांत, और ये तीनों महासागरों का सागर नितल पूछा है। और निक्षेप के बारे में पूछा है, प्रवाल भित्तियां, तापमान, लवणता, जल घनत्व, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, ठीक है। उसके बाद में यूनिट 5 है जनसंख्या भूगोल से संबंधित और आदिवासी भूगोल से संबंधित, कि विश्व जनसंख्या वितरण क्या है, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, प्रवास माइग्रेशन क्या है, पॉपुलेशन पॉलिसियाँ क्या है, और संसाधनों के बारे में, सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में, अधिवास, इसमें नगर प्रदेश, प्राइमेट सिटी, रैंक साइज रूल के बारे में पूछा है, ठीक है। और इकोसिस्टम जो नगरीय वृद्धि की परिस्थिति की प्रक्रिया है, और नगरीय उपांत के बारे में, अर्बन वुडलैंड के बारे में पूछा है। और क्रिस्टलर और लॉस का सेंट्रल प्लेस थ्योरी पूछा है, ठीक है। और उसके बाद में राजनीतिक भूगोल, प्रादेशिक नियोजन, ठीक है। तो इसमें
और ये हर्टलैंड एंड टिमलैंड का पूछा है, ठीक है। केंद्र स्थल और उपांत स्थल का, ठीक है। भौगोलिक तत्व, मानवीय सीमांत सीमाएं, हिंद महासागर, जो जियो पॉलिटिक्स है इंडियन ओशन में, उसके बारे में पूछा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रादेशिक नियोजन और विकास के बारे में, ठीक है। विकास के संकेतक, संपोषित सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रीजनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पूछा है। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, उद्योग, वेबर और लॉस का उपागम पूछा। फुटप्रूज, जो इंडस्ट्रीज है, परिवहन के प्रकार और लागत के बारे में, ये चीज़ें हैं। उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भू आकृतिक विभाग के बारे में, जलवायु, मानसून, जेट स्ट्रीम, वनस्पति, खनिज संसाधन, प्रमुख उद्योगी प्रदेश। उसके बाद में कार्टोग्राफी के बारे में पूछा, मानचित्र कला के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भौगोलिक अध्ययन के बारे में, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मानचित्रों का निकटतम पड़ोसी विश्लेषण, भौगोलिक विश्लेषण के बारे में पूछा है। सांख्यिकी, आरेख, प्रक्षेप और उनके प्रकार, सुदूर संवेदन भौगोलिक, ठीक है। जो रिमोट सेंसिंग के बारे में, स्टेटिस्टिकल मेथड के बारे में पूछा है। सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, ठीक है। और मानक विचलन, साधारण और बहुसंबंध के बारे में पूछा है। और ये मध्य प्रदेश का भूगोल है, ठीक है। भू-आकृति विभाग, मृदा के प्रकार, प्रमुख मध्य प्रदेश की नदियाँ कौन सी है, वर्षा का पैटर्न क्या है, कृषि सिंचाई के प्रमुख फसलें कौन सी है, खनिज ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग, सीमेंट, कागज, रसायन, एल्यूमिनियम, जनसंख्या, उद्योग, ठीक है। जनसंख्या, मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश, नर्मदा घाटी, मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में है, ठीक है। यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें एक मध्य प्रदेश के भूगोल को छोड़ दो, ठीक है। बाकी जो ये 9 यूनिट है, कार्टोग्राफी, ठीक है, भारत का भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, प्रादेशिक नियोजन, ठीक है, जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल, समुद्र विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, ये आपका सिलेबस है जो नेट जेआरएफ बोल दो, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इन तीनों का ये जो सिलेबस है वो सिमिलर सिलेबस है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी टाइम है, अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्ज़ाम होगा और पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी पोस्ट हैं। तो ये सिलेबस है। तो ये था ज्योग्राफी से संबंधित सिलेबस। और इसी के साथ में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो सिलेबस का एमपी सेट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एमपी सेट का एग्ज़ाम होगा, उसमें जो सिलेबस है जियोग्राफी सेकंड पेपर, वो यूजीसी नेट के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, डिटो सिलेबस है। और फर्स्ट पेपर भी यूजीसी नेट के सिलेबस के सेम है, जैसे जियोमॉर्फो, क्लाइमेट, ओशियनो, जियोग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, रीजनल डेवलपमेंट, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी, जियोग्राफिकल थॉट, जियोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है। जियोग्राफिकल टेक्निक में वो कार्टोग्राफी वाला पोर्शन आ जाएगा और जियोग्राफी ऑफ इंडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस लगभग लगभग क्या 100% नेट जेआरएफ और एमपी सेट के सिलेबस सेम है, ठीक है। तो ये थी इस एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। और इसके साथ में ही एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जो इंडियन ज्योग्राफी है, एमपी सेट में जो इंडिया की ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया था तो भारत का भूगोल है, ठीक है। भारत का भूगोल के बारे में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डिस्कशन चल रहा है। इसमें हमने 11th क्लास के एनसीईआरटी का डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। जिसमें एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पर्यावरण भूगोल, जो जो भारत का भौतिक पर्यावरण है उसको डिस्कस कर लिया है। और अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद में जो बच्ची कुछ दो एनसीईआरटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कार्टोग्राफी के बारे में भी आने वाले टाइम में डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। और ओशिनोग्राफी और क्लाइमेटो, ठीक है। और अदर जो भी सेटलमेंट, पॉपुलेशन, इनसे संबंधित है इम्पोर्टेंट जो डाटा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल है वो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही था। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।